शादी के बाद वह छवि को लेकर अपार्टमेंट आने की तैयारी कर रहा था। वह सोचता है कि वह अब सबके सामने अपनी और छवि की शादी की बात बता देगा, लेकिन अगले ही दिन छवि उसे बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई थी। तब से वह छवि से मिलने तक उसे ढूंढ ही रहा था। प्रेजेंट टाइम। युवराज अब सोचता है, क्या यही वजह थी छवि को मुझे छोड़कर जाने की? क्या छवि उस दिन हुए एंगेजमेंट के बारे में सब कुछ जानती है? क्या वह मुझे गलत समझ रही है? यह सोचते हुए वह छवि के पास जाने लगता है और कहता है, मुझे छवि की सारी गलतफहमी दूर करनी ही होगी। वह बाहर आता है और पूरे घर में छवि उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे टेरेस का दरवाजा खुला हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे अंदाजा लग जाता है कि छवि इस समय टेरेस पर ही है। वह सीढ़ियों से होता हुआ टेरेस पर आता है। छवि वहां झूले पर बैठी रो रही थी। युवराज उसके पास आता है और उसके पास ही झूले पर बैठते हुए कहता है, छवि, क्या तुम मुझे सफाई का एक मौका भी नहीं दोगी? छवि वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर अपने आंसुओं को पोंछती है। युवराज अपने हाथों से छवि के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, छवि, क्या जानती हो तुम उस दिन की एंगेजमेंट के बारे में? छवि अपनी नज़र दूसरी तरफ किए हुए कहती है, मुझे आपसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। जाइए आप यहाँ से। युवराज को अब गुस्सा आता है और कहता है, क्या जब देखो जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से लगा रखा है? क्या तुम्हारे कह देने से मैं चला जाऊंगा? मुझे क्या बीवी का गुलाम समझ रखा है, जो हर बात तुम्हारी मानता रहूंगा? युवराज की बातों को सुनकर छवि को हंसी आ जाती है। उसे हंसता हुआ देख युवराज फिर कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? कहती है, जोक ही तो सुना रहे हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। युवराज वहीं झूले पर बैठा हुआ छवि को जाते हुए देखता है और उसके जाने के बाद खुद से कहता है, बाप रे बाप, दुनिया के सारे काम आसान, लेकिन रूठी हुई बीवी को मनाना बहुत ही मुश्किल है। इधर छवि नीचे आती है तो देखती है युवान अभी भी वैसे ही आंखें बंद किए हुए गहरी नींद में सो रहा है। वह बेड पर उसके बगल में लेट उसके सिर को सहलाती हुई कहती है, बस मैं तुम्हारी वजह से जी रही हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो अपनों से मिले हुए धोखे को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और कब की इस दुनिया से चली गई होती। इतना कहकर वह पिलो पर लेट जाती है और छत को निहारने लगती है। छत को निहारती हुई वह दिन याद करती है जब उसे युवराज के एंगेजमेंट के बारे में पता चला था। फ्लैशबैक। छवि युवराज की विला में षष्ठी दी की शादी की तैयारियों में बहुत बिजी थी। तभी युवराज का छोटा भाई विहान छवि के रूम में आता है। छवि इस समय रूम में अकेली थी और कबर्ड से कुछ निकाल रही थी। विहान छवि के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। छवि जैसे ही मुड़ती है, विहान से टकरा जाती है। वह गुस्से में विहान से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? विहान कहता है, यह बदतमीजी नहीं है, प्यार है जाने मन। छवि विहान को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये प्यार अपना अपने पास ही रखो और दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। विहान अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, ऐसा भी क्या भाई में है जो मुझ में नहीं है? अगर तुम उनके साथ रात गुजार सकती हो तो मुझ में क्या बुराई है? उसकी बात को सुनते हुए छवि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और मन में कहती है, क्या इसे उसके और युवराज के बारे में ये बातें पता है? तभी बयान उसे सोचते हुए देख कहता है, क्या सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हें भाई के रूम से निकलते हुए देख लिया था, लेकिन तुम्हें भाई से अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन तुम मुझसे बहुत कुछ पा सकती हो, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी तुम चाहो। भाई तो अब किसी और के होने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ रात बिताकर तुम्हें पाने के बाद अब वह तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। बयान की ये सारी बातें छवि बड़ी हैरानी से सुन रही थी। बयान छवि को हैरान होते हुए देख कहता है, तुम ऐसे क्या मुझे देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, भाई की आज एंगेजमेंट है। इस समय वह अपनी फियांसे के साथ बिजी होंगे। बयान की बात को सुनकर छवि कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वह ऐसा नहीं कर सकते। बयान कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर अगर यकीन नहीं आता तो खुद चल कर देख लो। छवि कहती है, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बयान कहता है, ठीक है, तुम अगर नहीं जाना चाहती तो यह देखो, मैं तुम्हें यहीं से लाइव दिखाता हूँ। फिर वह अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल लगाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर वह छवि के पास आता है और उसके सामने लाइव वीडियो दिखाने लगता है। छवि उसके फ़ोन में देखती है युवराज किसी लड़की के हाथों में अंगूठी पहना रहा था और फिर वह लड़की
युवराज के हाथों में अंगूठी पहनाती है। इस समय दोनों के माँ बाप भी साथ ही खड़े थे। यह देखकर छवि के पैरों तले जमीन सरक जाती है। इस समय उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। बयान छवि की तरफ देखता हुआ कहता है, अब यकीन आया तुम्हें? तो अब तुम भूल जाओ भाई को और आओ मेरे पास। इतना कहकर वह छवि की कमर में अपने हाथ को डाल उसे अपने करीब खींचता है। छवि तभी एक जोर का तमाचा फिर उसके गाल पर भी मारती है और कहती है, दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। एक दूसरे कमरे में बैठी वह घंटों रोती रहती है। तभी उसे दृष्टि दी की आवाज सुनाई देती है। वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई खड़ी होती है और कहती है, आपने ठीक नहीं किया। इतना बड़ा धोखा आपने मेरे साथ किया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि कैसे जी पाऊंगी मैं आपके बिना। क्या होगा मेरा? आपके सिवा कोई है भी तो नहीं मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, चली जाऊंगी यहाँ से, मैं बहुत दूर। छवि अभी खुद से यही सारी बातें कह रही है, तभी उसे दृष्टि दी की आवाज अपने और करीब सुनाई देने लगती है। वह सृष्टि की आवाज को सुनकर फिर खुद से ही कहती है, बस कल का दिन और। मैंने दी से वादा किया है कि मैं उनकी शादी की सभी रस्मों में उनके साथ रहूंगी और मैं आपकी तरह वादे नहीं तोड़ा करती। इसलिए मैं कल शादी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर। आप मुझे फिर कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। यह कहते हुए वह अपने आंसुओं को पोंछती है और षष्ठी दी के पास आती है। कहती है, क्या हुआ दी? आप क्यों ढूंढ रही हैं मुझे? षष्ठी दी कहती है, अरे छवि तू कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। घर में भी कोई नहीं है। सारे लोग डैड के फ्रेंड की घर पार्टी में गए हुए हैं। छवि कहती है, दी मुझे पता है। चलिए, आप रात बहुत हो गई है, चलकर आराम कर लीजिए। कल सुबह से शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह षष्ठी दी को लेकर उनके रूम में चली जाती है। अगले दिन षष्ठी दी की शादी थी। शादी के दिन युवराज कई बार उसके पास आया, लेकिन वह हर बार युवराज से बात करने से बचती रही और उसके अगले दिन षष्ठी दी की विदाई के बाद वह बिना किसी को बताए वहां से चली गई। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए उसने एग्जाम टेस्ट पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उसने सोचा युवराज अगर चाहता है कि वह सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करे तो वह वही करेगी। इसलिए उसने इस जॉब को करने के लिए कभी सोचा नहीं था। वह सोच रही थी कि वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनेगी, लेकिन युवराज के घर छोड़ने के बाद उसके पास यही एक सहारा था। इसलिए उसने इसे ज्वाइन कर लिया और यूनिवर्सिटी से मिले हुए घर में ही वह रहने लगी थी। युवराज को कभी यहाँ होने की उसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने इस जगह पर कभी उसे ढूंढा भी नहीं, कोशिश भी नहीं की और वह छवि को ढूंढ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद छवि को पता चलता है कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, जो उसके जीने का सहारा बन गई थी। कुछ महीनों बाद जब युवान उसकी जिंदगी में आया तो वह बहुत खुश थी और उसके बाद कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब युवान ही उसके जीने का सहारा और उसकी दुनिया था। वह खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। प्रेजेंट टाइम। यह सब सोचते हुए छवि की आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है। वह अब करवट ले अपने चेहरे को पिलो में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी युवराज रूम में आता है और छवि को इस तरह से रोते हुए देख उसके पास आता है और उसके पास बैठता हुआ उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, छवि बस, बहुत हो गया है रोना धोना, बस करो। युवराज की आवाज़ सुनकर छवि युवराज की तरफ मुड़कर देखती है और बेड पर बैठती हुई युवराज से कहती है, फिर आ गए आप, क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेले? युवराज कहता है, नहीं छोड़ सकता अब मैं तुम्हें अकेले, ये जानते हुए कि तुम क्यों मुझसे दूर हुई थी। अब मैं और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। छवि कहती है, जब आपको सब पता ही है तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं आप अपनी फैमिली के पास? युवराज कहता है, छवि मेरी बात सुनो। छवि कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। युवराज अब गुस्से में छवि के कंधे को पकड़ते हुए कहता है, तुमने जो जाना, तुमने जो सुना और समझा, सिर्फ अधूरा सच था। पूरा सच सुनो छवि। छवि अब गुस्से में युवराज को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, नहीं सुनना मुझे कोई भी सच, नहीं जानना मुझे कुछ भी। अब युवराज कहता है, तुम्हें जानना और सुनना ही पड़ेगा। छवि जब देखती है युवराज अब नहीं मानने वाला है तो वह खुद उठकर बेड से जाने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे छवि बेड पर उसके पास ही आ गिरती है। युवराज छवि के दोनों हाथों को अपने हाथ से दबा लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। छवि के गिरने की वजह से
युवान नींद में ही कसमसाने लगता है, जिसे देख युवराज अपने हाथों से युवान को थपकी देकर सुलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ छवि के ऊपर ढीली हो जाती है। जिसका फायदा उठाकर छवि युवराज को धक्का दे वहां से उठकर बाथरूम में जाती है। छवि को बाथरूम में जाता देख युवराज भी बेड से उठकर उसके पीछे बाथरूम की तरफ आता है। उसे खुद की तरफ आता देख छवि बाथरूम का डोर लॉक करने लगती है, लेकिन युवराज अपना एक पैर लगाकर बाथरूम के दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और उसे धक्का देते हुए खुद भी बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम की डोर को ब्लॉक कर देता है। उसे अपने साथ बाथरूम में देख छवि गुस्से में आंखें बड़ी करती हुई युवराज से कहती है, अब यह क्या बदतमीजी है, अजीब जबरदस्ती है आपकी। युवराज उसके करीब आता हुआ कहता है, यह बदतमीजी नहीं है जान, मेरा प्यार है। मैं बस तुम्हें सच बताना चाह रहा हूँ, मगर तुम हो कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। बस इसी वजह से मुझे तुमसे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। छवि कहती है, मैंने कहा ना, मुझे आपका कोई सच नहीं सुनना। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन युवराज उसे अपने करीब कर अपने होठों को उसके होठों पर रख उसे किस करने लगता है। युवराज के किस करने से छवि पहले बहुत छटपटाती है और खुद को युवराज से दूर करने की कोशिश करती है, मगर युवराज उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ दीवार से लगा देता है और शॉवर खोल देता है, जिससे दोनों इस समय पानी से भीग रहे थे। छवि भी अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है। इस समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। युवराज जब अपने चेहरे पर छवि के गर्म आंसू महसूस करता है तो वह छवि से दूर हट जाता है। वह देखता है कि छवि अभी भी ऐसे ही आंखें बंद किए हुए खड़ी है। वह कहता है, जान, मैंने उस दिन एंगेजमेंट किया जरूर था, वह भी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर, लेकिन घर आने के बाद मैंने वह एंगेजमेंट तोड़ दी थी। मुझे वह एंगेजमेंट करनी पड़ी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और मैं सबके सामने अपने डैड की बेइज्जती नहीं कर सकता था। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने रिंग निकाल कर उनके सामने फेंक दी और उस लड़की की फैमिली वालों को फ़ोन कर शादी के लिए मना कर दिया। युवराज की यह बात सुन छवि आंखें खोलती है और बड़े ही गौर से युवराज की तरफ देखती रहती है और वह अपने मन में सोचती है, क्या यह सच कह रहे हैं या फिर ऐसे ही झूठी बातें बना रहे हैं, सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के करीब आने के लिए। ये क्या एक बार फिर मुझे धोखा दे रहे हैं, कैसे करूं इनकी बातों पर भरोसा। युवराज छवि को इस तरह खामोश देख कहता है, मैं जानता हूँ जान, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और ना ही कभी होगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जान हो तुम मेरी। तुम्हारे जाने के बाद मैं जीना भूल गया था। इतना कहकर युवराज छवि के होठों पर फिर से अपने होठ रख देता है। इस बार छवि के हाथ खुले हुए थे, मगर युवराज को नहीं रोक रही थी। ये युवराज की कई बातों का असर था कि वह सोचने पर मजबूर हो गई थी, या वह इस समय युवराज को रोकने की हालत में ही नहीं थी। चाहे जो भी बात हो, वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। कुछ देर बाद जब युवराज को यह महसूस होता है कि छवि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वह छवि से दूर हो जाता है और छवि के चेहरे की तरफ देखता है। छवि छवि के चेहरे पर इस समय बहुत दर्द था, जिसे देख युवराज तुरंत वहां से निकल जाता है। युवराज के जाने के बाद छवि कुछ देर तक वही उसी शावर के नीचे खड़ी पानी से भीगती रहती है। फिर खुद को संभाल वह बाथरूम से बाहर आती है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है, युवराज कहीं नहीं था। युवान अभी भी बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था। वह वार्डरोब से अपने कपड़े ले वापस बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह चेंज करके लौटती है तो पूरे घर में युवराज को ढूंढती है। युवराज इस समय वहां नहीं था। छवि को लगता है युवराज चला गया है। जब वह वापस अपने कमरे में आती है तो उसे बालकनी में किसी के होने का आभास होता है। वह बालकनी में जाती है तो देखती है युवराज गीले कपड़े में ही चेयर पर बैठा स्मोक किए जा रहा था। युवराज को इस तरह से गीले कपड़ों में बैठे देख छवि जल्दी से युवराज के पास आती है और कहती है, आप इस तरह से इन गीले कपड़ों में क्यों बैठे हैं? पता है ना आपको सर्दी लग जाती है। चलिए जाकर अभी चेंज कीजिए। छवि की बात सुनकर युवराज छवि की तरफ अपना सिर उठाकर देखता है, क्योंकि छवि इस समय उसकी चेयर के बगल में खड़ी थी और युवराज चेयर पर बैठा हुआ था। युवराज को न उठते हुए देख छवि उसका हाथ पकड़ उठाते हुए कहती है, मैंने कहा जाकर चेंज कीजिए। युवराज छवि को उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाते हुए देख कहता है, अजीब जबरदस्ती है तुम्हारी, मेरी तो कोई बात सुनती नहीं और खुद मेरे साथ जबरदस्ती किए जा रही हैं। यह कहते हुए
अपने हाथों में पकड़ी सिगरेट जमीन पर फेंकता है और उसे अपने पैरों से बुझाकर छवि के साथ अंदर रूम में आता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम के अंदर जाकर वह भी कुछ देर पहले की बात को लेकर सोचते हुए मुस्कुराता है और खुद से कहता है, प्यार तो तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए बहुत भरा हुआ है, इसलिए तो तुम मेरी अभी भी इतनी फिक्र कर रही हो। मुझे इन गीले कपड़ों में देख तुम्हें यह फिक्र हो रही है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। ये कहते हुए वह अपने कपड़े चेंज करने लगता है। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से निकलता है तो वह सिर्फ एक कमर पर बंधी हुई टॉवल में बाहर आता है। वह रूम में इधर उधर देखता है, छवि रूम में नहीं थी। वह रूम से बाहर आता है तो उसे किचन में कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं। वह किचन की तरफ जाता है तो देखता है छवि किचन में कुछ कर रही है। वह वहीं किचन के दरवाजे पर अपने दोनों हाथों को बांधे हुए छवि को काम करते हुए देखने लगता है। कुछ देर बाद छवि की नज़र जब दरवाजे पर खड़े युवराज की तरफ जाती है, वह युवराज को सिर्फ टॉवल में देखकर अपनी नज़र नीचे कर लेती है और अपने हाथ में गिलास लिए हुए युवराज के पास आती है। उसकी नज़रें अभी भी नीचे ही थीं। वह युवराज की तरफ वह गिलास बढ़ाते हुए कहती है, ये हल्दी वाला दूध है, पी लीजिए, वरना इतनी देर तक भीगे हुए कपड़ों में थे, आपको सर्दी लग जाएगी। युवराज उसके हाथ में लिया हुआ दूध का गिलास अपने हाथों में ले लेता है और उसे अपने पास खड़ी छवि के होठों से लगा देता है और कहता है, तुम भी तो काफ़ी देर तक पानी में भीगती रही हो, सर्दी तो तुम्हें भी लग सकती है, इसलिए तुम्हारा भी इसे पीना जरूरी है। युवराज उसके हाथों में लिया हुआ दूध का गिलास अपने हाथों में ले लेता है और उसे अपने पास ही खड़ी छवि के होठों से लगा देता है। छवि अब नजरें उठाकर युवराज के चेहरे की तरफ देखने लगती है। युवराज कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? छवि कहती है, यह दूध आपके लिए है। युवराज कहता है, जान मुझे पता है कि यह दूध तुम मेरे लिए ही लाई हो, लेकिन तुम भी काफ़ी देर तक पानी में भीगती रही हो, तुम भी पी लो इसे। छवि अपने होठों से दूध का गिलास हटाती हुई कहती है, मुझे नहीं पीना। इतना कहकर वहां से जाने लगती है। युवराज उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। छवि जानती थी कि युवराज बहुत जिद्दी है। अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो युवराज भी वह दूध नहीं पिएगा और कल सुबह तक वह बुरी तरह से सर्दी से परेशान होगा। ये सोचते हुए छवि युवराज के हाथ में पकड़े गिलास को अपना हाथ रख अपने होठों तक ले जाती है और उसमें से एक घूंट पीकर कहती है, अब पी लिया मैंने, पी लीजिए आप। इतना कहकर वह फिर जाने लगती है। युवराज छवि को जाते हुए देख रोकता है। छवि कहती है, अब क्या है? युवराज उसके होठों पर लगे हुए दूध की तरफ अपनी एक उंगली से इशारा करता है। छवि कहती है, क्या हुआ? क्या कुछ लगा हुआ है? इतना कहकर वह अपनी उंगलियों को अपने होठों की तरफ उन्हें साफ करने के लिए बढ़ाती है, लेकिन युवराज उसके बढ़ते हुए हाथ को अपने एक हाथ से रोक देता है और अपने होठ छवि के होठों पर रख उसके होठों पर लगा दूध अपने मुंह में ले लेता है और छवि से कहता है, इन उंगलियों को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है जब मैं यहाँ तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। इतना कहकर वो अपनी आंखों में शरारत भरी छवि को देख मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर छवि अपनी नज़र नीची कर लेती है और वहां से जाने लगती है। छवि को वहां से जाते देख युवराज कहता है, एक बच्चे की माँ बन गई हो, फिर भी अभी इतना शर्माती हो। अगर तुम अभी यहाँ से चली गई तो मैं यह दूध नहीं पीऊंगा। छवि अब गुस्से में युवराज की तरफ मुड़ती है और कहती है, क्या तरीका है यह? जब देखो तब मुझे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। युवराज मुस्कुराकर छवि को देखता है। वह अभी भी अपने हाथों में दूध का गिलास लिए हुए खड़ा था। छवि उसके पास आती है और उसके हाथों में पकड़ा हुआ दूध का गिलास अपने हाथों में लेकर उसके होठों से लगा देती है और कहती है, जल्दी ख़त्म कीजिएगा। युवराज छवि की इस हरकत पर बहुत ही खुश होता है और एक ही बार में पूरा गिलास दूध का ख़त्म कर देता है। दूध ख़त्म हो जाने के बाद, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तुम मेरे साथ दादागिरी दिखा रही हो छवि? छवि घूर कर उसकी तरफ देखती है और फिर अपने हाथ में लिया हुआ खाली गिलास छवि किचन के स्लैब पर रखती है और वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख युवराज उसका हाथ पकड़ फिर से रोकता है। उसके इस तरह से रोकने पर छवि झल्ला जाती है और उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, अब क्या है? युवराज कहता है, मत जाओ। युवराज की आवाज़ में इस समय दर्द और तड़प एक साथ महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस कर छवि युवराज की आंखों में देखने लगती है। युवराज कहता है, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज मत जाओ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, इस समय मेरे पास रहो।
इतना कहकर वह छवि को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। छवि इस समय युवराज के सीने से लगी हुई थी। युवराज अब छवि की पीठ को और सर को सहला रहा था। छवि भी इतने सालों बाद युवराज के स्पर्श को महसूस कर पिघलती जा रही थी। इस समय छवि की आंखें बंद थीं। युवराज छवि को खुद से दूर करता है और एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर वह किचन के पास ही एक रूम में लेकर आता है और उस रूम में रखे हुए बेड पर उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। इस समय उसके हाथ छवि की कमर पर थे जो उसे सहला रहे थे। कुछ देर उसके होंठों पर किस करने के बाद उसके होंठ छवि की गर्दन पर आ जाते हैं और उसे बेतासा चूमने लगते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। युवराज अपनी बगल में देखता है। छवि उसकी बाहों में आंखें बंद किए हुए सुकून से सोई हुई थी। आज इतने सालों बाद दोनों फिर से आज एक हो गए थे। युवराज के तड़पते हुए दिल को राहत मिल चुकी थी। उसकी छवि आज उसकी बाहों में थी, जिसके लिए वह न जाने कितनी रातें तड़पते हुए नशे में गुजारी थी। उसके दिल की तड़प कोई भी शराब, कोई भी नशा बुझा नहीं पाया था। आज छवि के उसकी बाहों में होने से उसकी दिल की तड़प शांत हो चुकी थी। बहुत सुकून था उसके दिल में आज। वह अपनी बाहों में सोई हुई छवि के माथे पर किस करता है और उसके सिर पर अपने चेहरे को टिकाकर कहता है, बहुत दर्द मिला है तुम्हें मेरी वजह से। मैंने जितना ही तुम्हें हर दर्द से बचाकर रखना चाहा, अनजाने में उतना ही दर्द मैं तुम्हें देता गया। लेकिन मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि उस एंगेजमेंट के बारे में आखिर तुम्हें बताया किसने? कौन वजह बना तुम्हें मुझसे दूर करने की? मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मुझे अपने तरीके से इस बात की तह तक जाना ही होगा कि आखिर कौन था जिसने आधी अधूरी बात तुम्हें बताई। युवराज अभी ये सोच ही रहा था, तभी उसे युवान का ध्यान आता है। युवान अकेला ही रूम में सोया हुआ था। वह छवि की तरफ देखता है, जो अभी भी सुकून से उसकी बाहों में सोई हुई थी। वह छवि को अपनी बाहों से उठाकर पिलो पर अच्छे से सुलाता है और ब्लैंकेट उड़ाकर युवान के पास चला आता है। युवान अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। युवराज बेड के पास आता है और युवान के सिर को सहलाते हुए उसकी बगल में लेट जाता है, क्योंकि उसे डर था कि नींद में उठने के बाद युवान अगर अपनी बगल में किसी को नहीं पाएगा तो रोने लगेगा। कुछ देर बाद छवि की आंख खुलती है तो वह अपनी बगल में देखती है। युवराज इस समय वहां नहीं था। वह बेड पर उठकर बैठती है और कल रात के बारे में सोचने लगती है और खुद से कहती है, क्यों मैं खुद से उन्हें दूर नहीं कर पाई? नहीं होना चाहिए था ये सब। क्यों हुआ यह? मुझे इन्हें खुद से दूर रखना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था मुझे खुद पर भी। जो हुआ बहुत गलत हुआ। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे युवान का ध्यान आता है। वह जल्दी से बेड से उठती है और अपने आप को ठीक कर युवान के पास आती है। वह देखती है युवान युवराज की बाहों में बड़े ही सुकून से सोया हुआ है। बाप बेटे को इस तरह से एक दूसरे से लिपट कर सोते हुए देख छवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह भी तो शायद ऐसी ही सुबह चाहती थी। लेकिन फिर वह कहती है, यह सब बस कुछ पल का है, ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए तू ये देखकर खुश मत हो। छवि, तू इतनी किस्मत वाली नहीं है कि यह हर सुबह तुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिले। यह कह वह अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कपड़े वार्डरोब से निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह रेडी होकर बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है युवान और युवराज दोनों वहां नहीं थे। वह बाहर आती है तो देखती है गार्डन में युवराज युवान को अपनी गोद में लिए हुए उससे बातें कर रहा है। यह देख छवि किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद वह हाथों में कापी का मग लिए युवराज के पास आती है और उसे कापी का मग उसके सामने रखी टेबल पर रख युवान को अपनी गोद में लेती हुई कहती है, कॉफी पी लीजिए। युवराज युवान को अपनी गोद में कसकर पकड़ता हुआ अपने दूसरे हाथ से छवि के हाथ को हटाता है और कहता है, मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए भी काफी पी सकता हूँ। यह कहकर वह अपने सामने रखे कापी के मग को अपने हाथ में उठा लेता है और कॉफी पीने लगता है। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। दोनों उधर ही देखने लगते हैं। रॉकी उसमें से उतरता है और युवराज के पास आकर कहता है, बॉस, मैं आपके कपड़े लेकर आया हूँ। युवराज युवान को छवि की गोद में बैठाता हुआ अपने कपड़े ले अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आता है। छवि इस समय डाइनिंग टेबल पर युवान को लिए हुए बैठी मैट से नाश्ता लगाने के लिए बोल रही थी। युवराज भी आकर छवि के पास ही चेयर पर बैठ जाता है। मैट उन दोनों के लिए नाश्ता लगाती है।
छवि मेड से कहती है, शांता, बाहर रॉकी होगा, उसे भी बुला लो। बोल दो आकर वह भी नाश्ता कर ले, क्योंकि इस समय रॉकी बाहर ही बैठा हुआ था। मेड के बुलाने पर रॉकी अंदर आता है और उनके साथ वह भी नाश्ता करने लगता है। नाश्ता खत्म हो जाने के बाद छवि मेड से युवान को बाहर ले जाने के लिए बोलती है और रॉकी से कहती है, रॉकी तुम बाहर चलकर इनका इंतजार करो। छवि की बात सुनकर रॉकी युवराज की तरफ देखता है। युवराज भी उसे छवि की बात मानने का इशारा करता है। युवराज का इशारा पाकर रॉकी वहां से बाहर चला जाता है। छवि अब युवराज की तरफ देखती है और कहती है, आज के बाद आप यहाँ नहीं आएंगे। युवराज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उसे तो लग रहा था कि कल रात के बाद उसकी और छवि के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मगर छवि की यह बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वह छवि से कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? छवि कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। आप अब आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती आप हमारे पास आए। छवि की बात सुन युवराज गुस्से में छवि से कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? और क्या तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी इन बातों से मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़ दूंगा? तुम भूल जाओ ये। छवि कहती है, अगर आप यहाँ कभी दोबारा आए तो मैं युवान को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। छवि की आवाज़ सुनकर युवराज को एक धक्का सा लगता है। वह अपनी जगह खड़ा छवि को बड़े ध्यान से देखता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या ही कहे। छवि फिर कहती है, खड़े क्यों हैं आप? जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे और युवान के करीब भी मत आइएगा। अगर आप कभी भी हम दोनों के करीब आने की कोशिश करेंगे तो फिर। छवि ने अभी इतना कहा ही था कि युवराज गुस्से में उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे करीब, लेकिन युवान मेरा बेटा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। छवि अब गुस्से में युवराज की तरफ देखती हुई कहती है, ठीक है, तो आप ले जाइए युवान को भी, आप अपने साथ ले जाइए, जी लूंगी मैं उसके बिना, लेकिन आपको अपने सामने देखकर मैं नहीं जी सकती। छवि जानती थी कि युवराज कभी भी उससे युवान को अलग नहीं करेगा। युवराज छवि की जहरीली बातों को सुनकर कहता है, इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे कि मुझे दूर करने के लिए तुम अपने बच्चे से भी दूर होने के लिए तैयार हो? क्यों कर रही हो छवि ऐसा? क्यों कर रही हो मुझसे ये नफरत? सब कुछ सच जानने के बाद भी क्यों कर रही हो ऐसा? बताओ मुझे। छवि बिना कुछ बोले ही बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाए हुए ही खड़ी थी। युवराज उसे कुछ ना बोलते हुए देख कहता है, नहीं आऊंगा मैं तुम दोनों के करीब, जी लूंगा मैं तुम दोनों के बिना। 5 साल से जिंदा ही तो था तुम्हारे बिना, वैसे आगे की जिंदगी भी बिता लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और बाहर गार्डन में मेट के साथ खेल रहे युवान के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे को अपने हाथों से पकड़ उसके माथे पर किस करता है और कहता है, बहुत याद करूंगा तुम्हें। बहुत मुश्किल है तुमसे दूर होकर जी पाना। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। युवान युवराज की आंखों से बाहर निकल आए आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ अंकल? क्या आपको भी कहीं चोट लग गई है जो आप रो रहे हैं? बताइए, कहाँ चोट लगी है आपको? युवान की यह बात सुनकर युवराज मुस्कुराता है और युवान को गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर बाद युवान को ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखता है, फिर उसे नीचे उतार कर वहां से चला जाता है। छवि भी खिड़की से युवराज को जाते हुए देख रही थी। युवराज को जाते हुए देख उसका दिल भी तड़पता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करती हुई कहती है, आपका हमसे दूर रहना ही सही है। इतना कहकर वह अंदर रूम में चली जाती है। 1 महीने बाद युवराज को गए हुए अब 1 महीने से अधिक हो चुका था। इन 1 महीनों में वह कभी भी छवि या युवान से मिलने की कोशिश नहीं करता। छवि को ना जाने क्यों युवराज की कमी खल रही थी। सच जानने के बाद वह युवराज के पास जाना चाहती थी, मगर उसने खुद ही युवराज को अपने आप से दूर कर दिया था। इसलिए वह चाह कर भी युवराज के पास नहीं जा सकती थी। लेकिन हर दिन वो युवान के सवालों से परेशान हो रही थी। युवान रोज युवराज के बारे में बातें करता था, उसके बारे में पूछता था, उससे मिलने की जिद करता था। न जाने इन कुछ दिनों में ही युवान के सिर पर युवराज का कौन सा जादू चल गया था, या यह बाप बेटे का रिश्ता था, उनके खून का असर था, जो युवान को युवराज बहुत याद आता था। रात को सोते वक्त युवान न जाने कितनी बातें रोज युवराज के बारे में बताता था और छवि से उसके बारे में पूछता था। उसी तरह आज रात भी युवान युवराज के बारे में बातें करते हुए सो गया था। छवि युवान के सोने के बाद अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, क्यों आए आप हमारी जिंदगी में?
वापस। बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने खुद को। अब अपने बच्चे को कैसे संभालूं? बहुत याद करता है वह आपको। दिन की शुरुआत आप ही की बातों से और दिन खत्म भी आपकी ही बातों से करता है। आखिर आपका बेटा जो है, इतने ही दिनों में वह आपसे बहुत प्यार करने लगा है। क्या करूं मैं इसका? ये बार बार पूछता है, आप क्यों नहीं आ रहे? कैसे इसे मैं बताऊं कि मैंने खुद आपको हमारे करीब आने से मना किया है? कैसे समझाऊं इसे? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो बंद आंखों के किनारे से ही निकल कर तकिए को भिगो रहे थे। इधर कुछ दिनों से छवि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। किसी भी तरह से उसे चैन नहीं मिल रहा था। न चाहते हुए भी बार बार उसके सामने युवराज का चेहरा आ जा रहा था। नहीं चाहती थी कि वह किसी भी तरह से युवराज को याद करे, मगर न जाने क्यों बार बार उसका मन यही कह रहा था कि वह युवराज से जाकर मिले। मगर उसने खुद ही युवराज को अपने पास आने से रोका था, तो वह फिर खुद कैसे युवराज के पास जाती? यही सब सोचते हुए वह बहुत रोती है और रोते हुए छवि सो जाती है। रात के 2 बजे छवि के घर के दरवाजे पर खड़ा कोई डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ से छवि की नींद खुल जाती है और वह उठकर घड़ी की तरफ देखती है। इस समय रात के 2 बज रहे थे। वह कहती है, इस वक्त कौन हो सकता है? ये सोचते हुए वह बेड से उठती है। डोरबेल की आवाज़ लगातार आ रही थी, जिससे छवि को डर भी लग रहा था। इस समय वह युवान के साथ अकेली घर में थी और अचानक इतनी रात में डोरबेल की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी डर गई थी। वह परेशान होती हुई दरवाजे पर जाती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर पूछती है, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैम, मैं रॉकी। रॉकी की आवाज़ सुन छवि राहत की सांस लेती है और दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने रॉकी को देख उससे पूछती है, क्या हुआ रॉकी, इतनी रात को तुम इस तरह? रॉकी कहता है, मैम, बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस वक्त मुझे आना पड़ा। छवि रॉकी के चेहरे को देखकर यह समझ चुकी थी कि मामला कोई गंभीर है। वह रॉकी को अंदर आने के लिए कहती है और रॉकी से पूछती है, क्या हुआ रॉकी, क्या बात है? रॉकी कहता है, मैम, सर इस समय हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। रॉकी की बात सुन छवि परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी परेशानी को वह अपने चेहरे पर नहीं आने देती और कहती है, रॉकी से पूछती है, क्या हुआ उन्हें? रॉकी कहता है, मैम, जब से बॉस यहाँ से गए हैं, तब से ना ही ढंग से खाते हैं, ना ठीक से सोते हैं, बस खुद को शराब में डुबो लिया है। अब वह कॉलेज भी नहीं जाते, पूरी तरह से अपने आप को घर में बंद कर लिया है। कुछ दिनों से उन्हें बहुत फीवर भी आ रहा था। मैंने कई बार उन्हें दवा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वह कई दिनों से बुखार में पड़े हुए हैं, लेकिन दवा नहीं ले रहे थे। आज सुबह जब मैं अपार्टमेंट पहुंचा, तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैं खुद दरवाज़ा खोल अंदर गया तो देखा बस लिविंग रूम में ही गिरे बेहोश पड़े हैं। फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया। उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन वह कोई भी ट्रीटमेंट करने नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर भी परेशान हो गया है, वह कोई भी दवा लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वह अपना ट्रीटमेंट नहीं करने देंगे और अपनी मेडिसिन को टाइम पर नहीं लेंगे, तो उनकी जान को भी अब खतरा हो सकता है। रॉकी की बातों को सुन छवि का पूरा शरीर कांपने लगता है। वह पास ही पड़े हुए सोफे को पकड़ उस पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को महसूस कर वह खुद से कहती है, मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है उनके बारे में ये बातें सुनकर? मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह अभी यही सोच रही होती है कि तभी रॉकी कहता है, मैम, संभालिए खुद को। तभी रॉकी की बात सुन अपना सर ठीक है में सिर हिलाती है और खुद को संभाल कर खड़ी होती हुई रॉकी से कहती है, रॉकी, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? रॉकी कहता है, मैम, मैं आपको लेने ही आया हूँ, क्योंकि अब आप ही हैं जो बॉस को समझा सकती हैं। वह किसी की भी बातें सुनने को तैयार नहीं है। छवि कहती है, क्या तुमने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया? रॉकी कहता है, मैम, मैं काफ़ी सालों से पहले ही अपने घर वालों से सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। बस षष्ठी दी से कभी कभार उनकी बात हो जाती है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं है, इसलिए उन्हें इन्फॉर्म करना मैंने सही नहीं समझा। छवि कहती है, फिर तुमने मुझे इन्फॉर्म करने में इतना टाइम क्यों लगाया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उनके बारे में? युवराज कहता है, मैम, मैं तो बहुत पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन बॉस ने ही सख्त मना कर रखा था कि उनके बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आपको ना दी जाए। इसलिए मैं मजबूर था
लेकिन आज बॉस की खराब हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैम, सच में बहुत ही हालत खराब है। छवि अपने रूम में जाती है और अपना फ़ोन लेकर अपनी मेड को फ़ोन कर उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में उसकी मेड आ जाती है। वह अपनी मेड से युवान का ध्यान रखने के लिए बोल रॉकी के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वह युवराज के पास जाकर उसकी बेड के बगल में रखी हुई चेयर पर बैठती हुई युवराज के माथे पर अपना हाथ रखती है। उसके स्पर्श को पाकर युवराज अपनी आंखें खोल उसे देखता है। इस समय युवराज काफी कमजोर लग रहा था। उसकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग भी काफी डल पड़ चुका था। वह बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर छवि की तरफ देखता है। अपने सामने छवि को देखकर वह धीरे से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक एक शब्द उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। उसके पास इस समय बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। युवराज को ऐसी हालत में देखकर तड़प रही थी। वह जल्दी से युवराज का हाथ पकड़ उसे चूमते हुए कहती है, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। गलती हो गई मुझसे। मुझे आपको खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्या हालत बना ली है आपने? ये कहते हुए छवि की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, जिसे देख युवराज को भी दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह अपने आप को कठोर बनाता हुआ छवि के हाथों में पकड़े अपने हाथ को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से। छवि युवराज के यह शब्द सुनकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। इतना कहकर वह डॉक्टर को आवाज लगाती हुई कहती है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से डॉक्टर उस रूम में आते हैं। छवि डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर क्या हुआ है इन्हें? आप जल्द से जल्द इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर छवि की बात सुनकर अपने पास खड़ी नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहते हैं। नर्स जैसे इंजेक्शन तैयार कर युवराज को लगाने के लिए जाती है, युवराज गुस्से में उसे डांटते हुए उससे उसे दूर रहने के लिए कहता है। इस समय युवराज अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके बोल रहा था। छवि उसे ऐसा करते हुए देख उसके पास आती है और बेड पर उसके सामने बैठ कहती है, हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जब देखो सिर्फ अपनी ही चलाते रहते हैं। मैं अब कुछ भी नहीं मानने वाली। इतना कहकर वह युवराज का हाथ जबरदस्ती पकड़ती है और नर्स को इंजेक्शन लगाने का इशारा करती है। नर्स जल्दी से युवराज को इंजेक्शन लगाती है। अब युवराज का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, जिससे युवराज धीरे धीरे ठीक होने लगा था। 2 दिन बाद छवि युवराज के पास ही चेयर पर बैठी होती है। युवराज दवाइयों के असर से गहरी नींद में सोया था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने बैठी छवि को देखता है। छवि को अपने सामने बैठे हुए देख वह कहता है, तुम अभी यहीं हो? कहा था ना मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। जाओ यहाँ से। अब मुझे अपने पास कोई भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह करवट बदलने लगता है, जिससे उसके हाथ में लगी हुई ड्रिप की सुई निकल जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उसके हाथ से बहते हुए खून को देखकर छवि नर्स को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर नर्स जल्दी से रूम में आती है और युवराज के हाथ में बहते हुए खून को देखकर कहती है, क्या करते हैं आप लोग? जरा भी ध्यान नहीं है ये कितने कमजोर हैं और ये सब कैसे होता जा रहा है। प्लीज आप इनका ध्यान रखिए। उसकी बात सुन छवि शर्मिंदा होती हुई कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ सिस्टर। नर्स युवराज के हाथ में लगे हुए ड्रिप को ठीक करने लगती है। युवराज उसे अपने आप से दूर धक्का देता हुआ कहता है, चली जाओ यहाँ से। मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वह बेड से उठने की कोशिश करता है। उसे इस तरह की हरकत करते हुए देख नर्स उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नर्स को भी डांट देता है। जब नर्स को लगता है कि युवराज उससे कंट्रोल नहीं होगा तो वह भागकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वहां आते हैं और युवराज को नींद का इंजेक्शन दे उसे सुला देते हैं। युवराज के सो जाने के बाद वह छवि से कहते हैं, मिसेज उपाध्याय, अगर ये इसी तरह की हरकत करते रहे तो इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। इतना कह वह वहां से चले जाते हैं। रॉकी भी इस समय वहीं था। छवि रॉकी को देखते हुए कहती है, रॉकी, मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरह से इन्हें समझाऊं। यह कहते हुए उसे कुछ ध्यान आता है। वह रॉकी से कहती है, रॉकी तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना कह वह वहां से चली जाती है। लगभग 4 घंटे बाद युवराज की नींद खुलती है। वह देखता है युवान उसके सामने बैठा उसे जगा रहा है। युवान को देख युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बेड पर बैठने की कोशिश करता है। उसे बैठने की कोशिश करते हुए छवि भी उसके पास आती है और उसे बैठने में मदद करती है। युवराज के ठीक से बैठ जाने के बाद युवान उसके और पास आकर कहता है, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैंने बहुत याद किया आपको।
युवान के मुंह से ये शब्द सुनकर युवराज युवान को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुमने मुझे याद किया। युवान अपने सिर को हिलाते हुए हाँ कहता है। कुछ देर युवान युवराज की गोद में बैठा हुआ उससे ढेर सारी बातें करता है। छवि अब युवान को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, युवान अब इन्हें रेस्ट करने दो और तुम बाहर जाकर खेलो। इतना कह वह युवान को ले बाहर आती है और युवान को मेड की गोद में देते हुए कहती है, इसे बाहर घुमा दो। इतना कह वह वापस रूम में आती है। युवराज अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। छवि एक गिलास में जूस निकाल युवराज की तरफ बढ़ाती है। युवराज उसे अपने हाथों से दूर कर देता है और छवि से कहता है, तुम युवान को लेकर यहाँ क्यों आई? छवि कहती है, वह जिद कर रहा था आपसे मिलने के लिए। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। युवराज कहता है, एक महीने से आखिर उसे मना ही रही थी तो आज भी मना लेती। छवि कहती है, नहीं मनाना चाहती हूँ अब मैं उसे, नहीं रखना चाहती अब उसे उसके डैड से दूर। छवि की आवाज़ सुन युवराज छवि के चेहरे की तरफ देखने लगता है। छवि फिर जूस का गिलास युवराज के सामने करती है। युवराज कहता है, नहीं पीना मुझे, हटाओ इसे यहाँ से। इतना कह वह जूस का गिलास इतनी जोर से हटाता है कि वह छवि के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वह गुस्से में छवि से कहता है, चली जाओ यहाँ से और युवान को भी यहाँ लेकर मत आना कभी। छवि कहती है, क्यों जिद कर रहे हैं आप? अब मैं जब खुद आपके पास आना चाहती हूँ, युवान को उसके डैड से मिलाना चाहती हूँ, तो फिर क्यों आप मना कर रहे हैं? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जीना चाहता अब। छवि कहती है, जीना पड़ेगा आपको, मेरे लिए ना सही, युवान के लिए। उसे उसके डैड की ज़रूरत है। छवि की बात सुन युवराज कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे। क्या तुमने अभी तक उसे बताया कि उसका डैड कौन है? छवि युवराज की बात सुन उसे देखने लगती है, क्योंकि उसने अभी तक युवान को नहीं बताया था कि युवराज ही उसका डैड है। उसे कुछ न बोलता हुआ देख युवराज मुस्कुराता है और कहता है, तुमने जब उसे अभी तक यह नहीं बताया है कि उसका डैड कौन है, तो फिर उसे किस हक से मेरे पास लेकर आई हो? इतना कह वह बेड से उठने लगता है। उसे उठता हुआ देख छवि कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? युवराज कहता है, कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। छवि उसका हाथ पकड़ रोते हुए कहती है, प्लीज मान लीजिए मेरी बात, आप यहाँ से मत जाइए, आपको इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। युवराज कहता है, जब मुझे ठीक ही नहीं होना है तो मैं क्यों ट्रीटमेंट करवाऊँ, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। छवि कहती है, नहीं संभाल सकते आप खुद को। युवराज अपने हाथों को पकड़े हुए उसके हाथ को झटक देता है और कहता है, मैंने कहा ना, मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और मुझे अभी यहाँ से जाना है। इतना कहकर वह बेड से उतरकर रूम से बाहर जाने लगता है। छवि उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसे रोकती हुई कहती है, प्लीज़ मत जाइए आप। युवराज अपने सामने खड़ी छवि को एक किनारे करता हुआ रॉकी को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुन रॉकी, जो उस रूम के बाहर ही खड़ा था, जल्दी से अंदर आता है। रॉकी को अंदर आता देख युवराज कहता है, रॉकी मुझे घर चलना है, अभी इसी वक्त चलो। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल जाता है। तभी उसे अपने सामने आता हुआ युवान दिखाई देता है। युवान दौड़ता हुआ युवराज के पास आता है और उसके पैरों से लिपट कर कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपके पास रहना है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। उसकी बात सुन युवराज छवि की तरफ देखता है और छवि से कहता है, लेकर जाओ इसे इस समय। युवराज बहुत गुस्से में था। छवि अब युवराज के पास आती है और वो भी गुस्से में ही युवराज से कहती है, नहीं लेकर जाऊंगी यहाँ से, आप जहाँ रहेंगे वहीं यह भी रहेगा और मैं भी रहूंगी। अब आप जहाँ चल रहे हैं वहीं हम दोनों आपके साथ चलेंगे। इतना कह वह भी युवराज के सामने खड़ी हो जाती है। उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देख युवान कहता है, ओहो मम्मा डैडा, आप दोनों इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? युवान के मुंह से अपने लिए डैडा सुनकर युवराज हैरानी से छवि की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि क्या छवि ने इसे यह बताया है कि मैं ही इसका डैडा हूँ। लेकिन अगर इसने यह बताया है तो अंदर रूम में मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी? इधर छवि युवान के मुंह से युवराज के लिए डैडा सुनकर अपने मन में कहती है, मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं, फिर ये युवराज को डैडा कैसे बोल रहा है? इसे किसने बताया कि युवराज इसके डैडा है? यह सोचते हुए वह भी हैरानी से युवान की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ एक नर्स, जिसकी उम्र 55 साल के करीब रही होगी, वहां से गुजरती हुई कहती है,
माना कि ये वीआईपी वार्ड की लॉबी है, लेकिन हॉस्पिटल के अपने कुछ रूल्स होते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ इतनी जोर से शोर मत मचाइए। आपको जो भी बात करनी है अपने रूम में अंदर जाइए और शांति से बात कीजिए। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उस नर्स की बात को सुन युवान युवराज का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींचने लगता है, जिससे युवराज को अब उस रूम के अंदर आना ही पड़ता है। रूम में आकर युवान युवराज को बेड के पास लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है, डैड आप बीमार हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप रेस्ट कीजिए, मैं आपकी केयर करूंगा। इतना कहकर वह भी युवराज के पास बेड पर बैठ जाता है। फिर वह रॉकी की तरफ देखता हुआ कहता है, अंकल अब आप भी जाकर रेस्ट कर लीजिए। मैं डैड के पास बैठा हूँ और उनकी केयर कर रहा हूँ। उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर पहले जो सबके चेहरे पर टेंशन आ गई थी, युवान की बातों को सुनकर वह टेंशन कम हो जाती है। युवान अभी भी रॉकी की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि रॉकी कब वहां से जाएगा। युवराज जब ये देखता है तो युवान की बात को समझते हुए वह रॉकी से कहता है, रॉकी तुम्हारे जूनियर बॉस ने तुमसे अभी कुछ कहा है, उसे सुनो। युवराज की बातों को सुनकर रॉकी मुस्कुराता है और कहता है, ओके जूनियर बॉस। इतना कहकर वह वहां से रूम से बाहर चला जाता है। छवि रूम में ही थी। इस समय रूम में छवि, युवान और युवराज ही थे। छवि अब फिर से एक गिलास जूस निकालती है और युवान के हाथों में थमाती हुई कहती है, युवान बेटा अपने डैडा को ये जूस पिलाओ और उनसे कहो कि उन्हें मेडिसिन भी लेनी है। अपने लिए ना सही, आपके लिए वे अपने आप को ठीक रखें। युवान अब अपने हाथ में वह गिलास लेता हुआ युवराज के आगे करता है और कहता है, डैड आप जूस पी लीजिए और अभी आपको मेडिसिन भी लेनी है ना। फिर आपको जल्दी से ठीक होकर युवान के साथ खेलना है। सबके डैड उनके साथ खेलते हैं, लेकिन आप कहाँ थे? मैं कितना मिस करता था आपको। आप क्यों मेरे साथ नहीं रहने के लिए आए? उसकी बातों को सुन युवराज युवान के हाथों से वो जूस का गिलास ले उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। छवि उसके हाथ से जूस का गिलास ले फिर से उसमें जूस भरती है, जिसे देखकर युवराज गुस्से में आंखें बड़े किए हुए उसकी तरफ देखता है। छवि कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैंने कहा था कि आपको मेडिसिन भी लेनी है। इतना कहकर वह युवराज के सामने मेडिसिन बढ़ा देती है। युवान सामने बैठा था, इसलिए युवराज अब छवि को डांट भी नहीं सकता था। वह बिना कुछ कहे छवि के हाथ से मेडिसिन लेता है और जूस से उसे खा लेता है। छवि अब युवान से कहती है, युवान अब आप मेरे पास आ जाओ और अपने डैडा को रेस्ट करने दो। छवि के मुंह से यह बात सुन युवराज गुस्से में छवि को घूर कर देखता है और कहता है, वह कहीं नहीं जा रहा, वह मेरे पास यहीं रहेगा और जब तक उसका दिल चाहेगा वह मुझसे बातें करता रहेगा। युवराज को गुस्सा करता हुआ देख युवान युवराज से कहता है, डैड आप मम्मा पर नाराज मत होइए, वह भी बहुत मिस करती थी आपको। वह रोज रात को मुझे सुलाने के बाद आपकी पिक्चर्स को अपने फोन में देखकर बहुत रोती थी। उसकी बातों को सुन छवि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं रोती थी? तुम तो सो गए होते थे, फिर ये बातें क्यों कह रहे हो? मैं क्यों रोऊंगी, वह भी इनके लिए? छवि की बातों को सुन युवान कहता है, मम्मा झूठ बोलना गलत बात है, आप ही ने मुझे बताया है, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? और मैं सोया नहीं होता था, बस आपको ऐसा लगता था कि मैं सो चुका हूँ, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें सुनाई देती थी जो कहकर आप रोती थी। छवि युवान के मुंह से ये सारी बातें सुन अपने मन में सोचने लगती है, क्या सच में युवान रोज रात को मेरी सारी बातें सुनता था और मुझे रोता हुआ देखता था? छवि यही सब सोच ही रही थी कि तभी युवराज युवान की तरफ देखते हुए कहता है, युवान बच्चा, लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरे लिए ही रोती थी? और आपको ये किसने बताया कि मैं ही आपका डैड हूँ? युवान कहता है, वह फोन, मैंने मॉम के फोन में आपकी कितनी सारी पिक्चर्स देखी हैं। उस दिन जब आप पहली बार मुझे मिले थे, उसी दिन मैं समझ गया था कि आप ही मेरे डैड हो। उसकी बात सुन युवराज कहता है, लेकिन आप तो उस दिन मुझे देखकर स्ट्रेंजर बोल वहां से चले गए थे। युवान कहता है, हाँ, क्योंकि तब मैं नहीं जानता था कि आप मेरे डैड हो। फिर जब मैं घर आकर मॉम के फोन की पिक्चर से आपके चेहरे को मिलाया, तब मुझे पता लगा कि आप ही मेरे डैड हो। और फिर उसके बाद आप मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी आए। फिर मैं श्योर हो गया कि आप ही मेरे डैड हो। युवान की बात सुन युवराज फिर पूछता है, फिर आप मुझे अंकल क्यों बुला रहे थे? युवान कहता है, हो आपको इतना भी नहीं पता, क्योंकि मैं चाहता था आप मुझे बताएं कि आप मेरे डैड हो।
लेकिन ना ही आपने और ना ही मम्मा ने मुझे बताया कि आप ही मेरे डैड हो, इसलिए मैं आपको अंकल बुला रहा था। लेकिन अब तो आपको डैड बोल रहा हूं ना। युवान की यह बात सुन युवराज उसे अपने सीने से लगा लेता है और रात काफी हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। छवि उनके पास आती है और युवराज की गोद से युवान को अलग करने की कोशिश करती है, जिससे युवराज की नींद खुल जाती है और वह गुस्से में छवि की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो? छवि कहती है, आपको सोने में परेशानी ना हो इसलिए युवान को यहाँ से लेकर उसे मैं काउच पर सुला दूंगी। युवराज कहता है, यह बेड इतना बड़ा है कि इस पर मैं और युवान आराम से सो सकते हैं, इसलिए तुम्हें यह परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को संभाल सकता हूँ। यह सब युवराज बहुत ही गुस्से में कह रहा था। छवि समझ रही थी कि युवराज का गुस्सा करना जायज था। आखिर वह इतने दिनों से बिना गलती के अपने बच्चे से दूर था। छवि अभी भी वहीं खड़ी थी। युवराज छवि को वहीं खड़े हुए देख बेड पर बैठता है और छवि से कहता है, क्या यह भी पल मुझसे छीनना चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर ना सोऊं? इसके बचपन के 4 साल तो तुमने मुझसे छीन ही लिए हैं। अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लेकर कैसा महसूस होता है नहीं जानता मैं। पहली बार जब इसने किसी की उंगली पकड़ी होगी तो वह मैं नहीं था। यह कहते युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छवि की आंखें भी अब भर आई थी। युवराज छवि से कहता है, बिना मेरे किसी कसूर के भी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे डाली। क्या गलती थी मेरी छवि? अगर तुम्हें ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम मुझसे बात करती, लड़ती मुझसे। लेकिन क्यों बिना मुझसे बताए या मुझसे सवाल पूछे क्यों मुझे छोड़कर गई? क्यों बिना मेरी किसी गलती के तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे डाली? 5 साल से मैं तड़प रहा हूँ, कैसे जी रहा था यह तुम शायद कभी भी समझ नहीं पाओगी। क्यों मुझसे मेरे पिता होने के सारे अधिकार को तुमने छीन लिया? क्यों नहीं मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताया तुमने? छवि अब युवराज के पास ही बेड पर बैठ जाती है। एक तरफ युवान सोया था और दूसरी तरफ छवि बैठी हुई युवराज का हाथ पकड़ उसे चूमती हुई कहती है, अब बता रही हूँ, जो भी मैंने आपसे छीना है वह सब मैं आपको लौटा रही हूँ। वह सारी खुशियाँ जिस पर आपका हक था वह सब आपको मिलेंगी। आप वह सब महसूस कर पाएंगे जो आप नहीं कर पाए। छवि की बातें सुन युवराज हैरानी से छवि की तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचता है, क्या बातें कर रही है यह? क्या यह बेवकूफ है? यह कैसे फिर से युवान के सारे पल मुझे लौटाएगी? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? युवराज अभी यही सोच रहा था, तभी छवि युवराज का हाथ पकड़ अपने टॉप के अंदर अपने पेट पर रखती है। यह देखकर युवराज सवालिया नजरों से छवि की तरफ देखने लगता है। छवि अपनी आंखों में आंसू लिए हुए युवराज से कहती है, आप वह सारे पल फिर से जी पाएंगे। युवराज को अब कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ वह समझने की कोशिश कर रहा था। इस समय वह कंफ्यूज था। युवराज को कंफ्यूज होता देख छवि मुस्कुराती है और युवराज से कहती है, आप फिर से डैड बनने वाले हैं। युवराज छवि के मुंह से यह शब्द सुन शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वह कैसे रिएक्ट करे। कुछ देर वैसे ही शून्य होकर बैठा रहता है। छवि युवराज को कुछ न बोलते हुए देख उदास होकर युवराज से पूछती है, क्या आप खुश नहीं है? युवराज उसकी आवाज़ से होश में आता है और उसे अपने और करीब खींचकर उसके टॉप को उठाता है और झुककर उसके पेट पर किस कर फिर से अपने हाथ से उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? छवि अब शर्माकर अपनी नजर नीचे झुका लेती है और आंखें अपने सिर को हिलाती है, जिससे देख युवराज खींच कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।